हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है कुशाग्र। बच्चों, आज तारीख हो चुकी है 10 अप्रैल। और अधिकतर जो नीट के बच्चे हैं, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनका टारगेट 2026 है, उनसे बात करो तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनका कहना है कि फिजिक्स नहीं तैयार है सर। अगर तैयार भी है सर तो न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन आता है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। ये प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। अब बच्चों, यूट्यूब पे आपको वन शॉट 6-6 घंटों के मिल जाएंगे। बच्चे कहते हैं उन 6-6 घंटों के वन शॉट देखने से सर हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, हमारे कॉन्सेप्ट तो तैयार हो रहे हैं, हमें थ्योरेटिकल पोर्शन तो आ रहा है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ही लेकर आए हैं हम 20 डेज का एक कोर्स, एक रिवीजन बैच, जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पर बात ना कर कर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और ये भी सिखाएंगे कि उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कैसे सोचना है। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो जिनका थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार है लेकिन वो न्यूमेरिकल चाहते हैं करना। तो ये बैच आज शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से, और जो कि 20 डेज इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है, मतलब 30 तारीख को बैच ओवर हो जाएगा, जिसमें हम कंप्लीट 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 फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। 11th 12th हर एक टॉपिक को छुएंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस इस बार 3 मई के एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कुशाग्र है और मैं पिछले 5 से 6 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, नीट में, आईटी जेई एडवांस में। तो बहुत बच्चों का कहना था कि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने कहा चलो ठीक है, एक कोर्स लॉन्च करते हैं। तो चलिए एंजॉय करिए इस बैच को। आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब कोई कहे बहुत इजी है, कोई कहे ये है वो है। मेरे हिसाब से पूरी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो, कहीं कोई, जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सागर है मैकेनिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं, ऑप्टिक्स में क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा है जहां से क्वेश्चन तय है आना, हर साल आता है, हर साल आता है। और आपको गिने गुथे कुछ टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चन वो आना रहता है। तो आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को पहले तो आप ये मान लीजिए। तो चलिए, इस बात को ध्यान रखते हुए हम चैप्टर में एंट्री करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जे एडवांस का है और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये क्वेश्चन जब पहली बार आया था, पहली बार आया क्वेश्चन, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात नहीं हुआ करती थी। उसके बाद ही फिर मतलब इंडिया में गुने गुने गुथे करीब 10-15 टीचर ही ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करते होंगे। तो जब ये क्वेश्चन आया, एडवांस का क्वेश्चन है बेसिकली, बहुत प्रॉब्लम हुई, लोगों ने कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन सच पूछो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से बना सकते थे। कैसे, देखिए क्या है क्वेश्चन। उसने कहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस आर है। ये एक शेल है जिसकी रेडियस आर है, कैरी करती है यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पर यूनिट एरिया। और ये बनी है दो हेमीस्फेरिकल शेल से, जिनको जिनको कंप्रेस किया गया, जिन पर फोर्स लगाया गया है एफ, और उनको इस तरीके से फोर्स लगा करके स्टेबल किया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ ये जो फोर्स एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स एफ है जो किसके प्रोपोर्शनल है। तो इसको करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, सबसे पहले देखते हैं। बच्चों, हमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हमें कोई फार्मूला नहीं आता, एकदम हम बेसिक लेवल से सोचते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला सब लोग जानते हैं कि फोर्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का F इज इक्वल टू क्यू, है ना। F इज इक्वल टू क्यू, बहुत बढ़िया। क्यू क्यू क्या है, चार्ज हमें मालूम है। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा का बराबर हो जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है क्यू, चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला उम्मीद है आप लोग को मालूम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हम लोग शीट की बात करते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 को भी हम हटा रहे हैं, सिर्फ हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे, हम सिर्फ कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे इसमें। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया सिग्मा स्क्वायर
एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो हम सिर्फ आर स्क्वायर को लिखेंगे, कांस्टेंट को हटा रहे हैं, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स। उम्मीद है आपको दिख गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो हमने बिना किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के फार्मूले को याद किए इसको सॉल्व किया। वैसे वैसे आपको हम एक चीज बता देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2025 का है और आप इस क्वेश्चन को यूट्यूब पे प्लीज सर्च करिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन 10-15 मिनट टाइम ले लेकर के सॉल्व किया गया है लोगों ने। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल, ठीक है, लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर। जो बोल रहा है उसको लिख लेते हैं एक बार, क्या बोला उसने, एस क्या है, एस है ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर, मतलब V बाई टी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, ML TI आर द डायमेंशंस ऑफ मास, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Z हमें बताना है, Z का हमें डायमेंशनल फार्मूला मतलब एस स्क्वायर सिग्मा बाई के की वैल्यू बतानी है। आइए सोचते हैं, तो लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले Z इज इक्वल टू लिख सकते हैं एस स्क्वायर मतलब V स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, सिग्मा बाई के। अब सिग्मा की जगह क्या लिखे, सिग्मा क्या उसने बताया, सिग्मा बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उम्मीद है आपको बच्चों ये फार्मूला आता होगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाई ए और रो होता है 1 सिग्मा मतलब L अपॉन सिग्मा ए। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था L अपॉन के ए। देखिए फार्मूले तो आपको बेसिक याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इनको डिवाइड कर लें, अगर आप इसमें सिग्मा बाई ए की वैल्यू निकालें, सिग्मा बाई के की वैल्यू निकालें तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखते हैं। आपको मिलेगा सिग्मा बाई के इज इक्वल टू ये इधर जाएगा L अपॉन आर ई और ये इधर जाएगा तो L अपॉन आर टी ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको उठा के हमने यहाँ पर पुट किया तो ये आ गया आर टी बाई आर ई। आर टी क्या है, आर टी है आपका थर्मल रेजिस्टेंस और आर ई है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा है, ये लिखा है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर अपॉन आर का मतलब होता है रेट ऑफ हीट लॉस मतलब पावर, बहुत बढ़िया। वी स्क्वायर आर का मतलब होता है रेट ऑफ हीट लॉस मतलब पावर की बात कर रहा है, ठीक है। एक आपने और फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा टी बाई आर टी, डेल्टा टी बाई आर टी। इसका क्या मतलब होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो। ये क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो और वी स्क्वायर अपॉन आर ये क्या है, पावर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ हीट लॉस। दोनों की ही डायमेंशन सेम है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर ई और टी को हम दो बार लिख सकते हैं, टी इंटू टी, तो टी बाई आर टी, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, Z इज इक्वल टू 1/T। टी क्या है टेम्परेचर, और अगर T टेम्परेचर है इसका मतलब Z की डायमेंशन 1 टेम्परेचर के बराबर आया, मतलब M0 L0 T। यहाँ पर ध्यान रखना T टाइम है, ये T का मतलब टेम्परेचर है, T0 I0 और K क्या किसकी बात कर रहा है,
लिख रखा है उसने के इज द, क्या बोला है उसने, टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो देखा आपने, अगर आपको बेसिक फार्मूलेज आते हैं तो आपके लिए जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग कहेंगे कि मैं जे एडवांस का क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जे एडवांस का क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जे एडवांस का क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जो पेपर, देखिए नीट का जो पेपर डिजाइन होता है, बनता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो जे एडवांस के क्वेश्चंस को, जैसे हम लोग जानते हैं कि जे एडवांस अधिकतर क्वेश्चंस उसमें जब लोग बात करते हैं तो 2-3 चैप्टर को मिला मिलाकर जे एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो होता क्या, नीट में भी यही होता है कि एक जे एडवांस का क्वेश्चन पकड़ेंगे, उसके 4 टुकड़े करेंगे, उसमें से एक टुकड़ा उठा करके नीट में रख देते हैं। तो यही, इसलिए हम लोग इन सारी बातों को भी ध्यान रखते हुए अच्छे क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, in the terms of potential difference, V electric current I, permittivity epsilon naught, permeability mu naught, and the speed of light c, the dimensionally correct equation is oblique R। ये MSQ का सवाल है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही है। इस बात को ध्यान रखना, जब हम इज और आर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए, जैसे क्या, कि सी रिलेशन याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, उम्मीद है आपको याद भी होगा, ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है। अब आया आई और वी। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और आई और वी में क्या रिलेशन हो सकता है, हो सकता है। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको फार्मूला डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको समझा रहे हैं कि हमें कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। हमें बेसिक्स आते हैं, बस हमारे लिए सफिशिएंट है। क्या, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आई स्क्वायर, क्लास 10th में ही आपने पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर टी, रेट ऑफ हीट लॉस। इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते थे। आई इज इक्वल टू आर टी, ये होता है रेट ऑफ हीट लॉ, इज इक्वल टू, आपने इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इंडक्टेंस चैप्टर में पढ़ा होगा 1/2 एल आई स्क्वायर। एल क्या होता था, इंडक्टेंस। ये रेट ऑफ हीट लॉस, ये स्टोर एनर्जी। ये दोनों एनर्जी की बात करें, दोनों सेम है डायमेंशन। अब मैं आई स्क्वायर से आई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया। डायमेंशनली देखना है तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा L/T। एल क्या है यहाँ पर, इंडक्टेंस, टी क्या है यहाँ पर, टाइम। बहुत बढ़िया। अगर आपने ठीक चैप्टर जो है EMI पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रखा है, तो आपने एक फार्मूला याद करा होगा एल के बारे में, एल इंडक्टेंस का, कि म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा था, एन स्क्वायर आर, आर सिंपल दूरी की बात करता है, अपॉन में ये टी, ये बन गया। आर क्या है यहाँ पर, दूरी की बात कर रहे हैं, आर क्या है यहाँ पर, दूरी, सिंपल डिस्टेंस। म्यू नॉट आप जानते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और टी क्या है हमारे पास, टाइम। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बच्चों यहां से बनता हो, हमको दिखाई पड़ा डायमेंशनली, वो बना म्यू नॉट, एन तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, उसकी तो बात डायमेंशन होगी नहीं, R/T। R/T का मतलब क्या होता है, आर का मतलब दूरी, टी का मतलब समय, दूरी बटे समय मतलब स्पीड। और स्पीड का हमारे पास क्या डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए हमारे पास आर का यहां से एक फार्मूला बन गया, क्या, अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। और उम्मीद है ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों को याद रखिएगा। अच्छा सवाल बनाने के लिए ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, एमएसक्यू का सवाल है तो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो हमने लिखा म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट को इधर लाए, एप्सिलॉन नॉट बराबर वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर। तो ये बन गया वी बाई आर, हमें मालूम है क्या होता है रेजिस्टेंस, मतलब ये बन गया आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर आर बन जाएगा, जो कि एकदम सही है। मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया एकदम सही, दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, इसको इधर भेज देते हैं,
इसको अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई बराबर म्यू नॉट वी, इसको भेजेंगे तो हो जाएगा आई बाई वी मतलब 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि डैम सही नहीं है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है हमको, आई इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों एप्सिलॉन नॉट सी वी। अब एक काम करते हैं, आई को इधर लाते हैं और ये हो जाएगा इधर कांस्टेंट, मतलब कोई डायमेंशन नहीं, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सी की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और आई नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा आर, और आर की हमें डायमेंशन मालूम है क्या होता है, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए म्यू नॉट ने म्यू नॉट को मारा, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट ये मर गया हमारे पास पूरा, तो हमारे पास बचा क्या, कांस्टेंट इधर भी मतलब डायमेंशनलेस इधर भी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास एकदम सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। हमने इधर लिखा म्यू नॉट सी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी, इसको इधर लाएंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये बन जाएगा आर बाई सी। हमें मालूम है अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है आर के बराबर, तो कि दिख रहा है ये डायमेंशनली सही नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज बच्चों इन दो फार्मूलों को आपको याद रखना है, क्या, सी इज इक्वल टू 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, जे एडवांस के दोनों ही क्वेश्चन है, पैसेज क्वेश्चन थे, तो हमने इसकी थ्योरी को हटा करके सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से कह रहा कौन रिलेशन सही होने वाला है, तो हमें मालूम है, सिंपल सा तरीका है कि हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए कि ई बाई बी इज इक्वल टू होता है सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है, तो E इज इक्वल टू हो जाने वाला है B, डायमेंशनली हम सिर्फ लिखेंगे तो ये हो जाएगा LT-1। देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही है, नहीं ये भी गलत है, ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज, इसमें से कौन रिलेशन सही है, सिंपल है, C बराबर होता है 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 1/c², डायमेंशन लिख सकते हैं L की पावर, ये 1/L² T की पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L की पावर -2 T की पावर 2 हो जाने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अगर एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1 L की पावर 2 और -2 और T की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है चेक करते हैं। पहला भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन हमको दिख रहा है सही है, लेकिन इसमें पावर -1 नहीं है, और चौथा ऑप्शन हमें एकदम करेक्ट दिख रहा है। तो जे एडवांस का प्रीवियस ईयर सवाल है, सिंपल सवाल है, फॉर्मूला हमें एक ही मालूम होना चाहिए, क्या, C इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। अब ये बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, देखिए अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे कहें कि एक काम करो 5 किलो चीनी में 2 लीटर आप सरसों का तेल ऐड करके बताओ टोटल कितना हुआ। तो आप इसको नहीं कह सकते ये क्या बकवास क्वेश्चन है। हमने कहा चलो दूसरा बताओ, 5 मीटर लंबाई में 7 मीटर स्क्वायर एरिया को जोड़ो, ये क्या क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, वी कैन ऐड, subtract and compare only those physical quantities which have same dimensions। हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर कंपेयर कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम है, बिल्कुल सही। मतलब दो जो लोगों को जोड़ा गया है तो उनकी डायमेंशंस क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है, घटाया गया तो उनकी डायमेंशंस सेम होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में डायमेंशन सेम ना भी हो तब भी लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उसने कहा द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द रियल गैस
ये पीवी हमारे स्टैंडर्ड्स हमें मालूम है, तो बताना है कि ए अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन किसके सिमिलर है। मेरे प्यारे बच्चों, v और b को क्या करा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, v और b को सेपरेट किया गया है। इसका मतलब जो v की डायमेंशन है वो ही b की डायमेंशन है, और p इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर लिखा गया है। इसका मतलब जो p की डायमेंशन है वही a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन, और v b के बराबर है। इसका मतलब a अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन वही हो जाएगी जो p की डायमेंशन होगी, और p यहाँ पर प्रेशर है। इसका मतलब हमने सीधा कह दिया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चों, प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक बहुत ही अच्छा डिजाइंड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखते हैं कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या बातें हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चंस दो प्रकार के आएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इसकी अंग्रेजी बहुत कठिन होगी, अंग्रेजी बहुत कठिन होगी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ फिजिक्स से मतलब होगा। एक दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें ना फिजिक्स समझ में आएगी ना अंग्रेजी समझ में आएगी, हमें उसमें डायमेंशंस को ढूंढना है। ये मतलब ये टिप्स हम अब जे एडवांस के बच्चों को भी देते हैं कि कई बार ऐसी कठिन फिजिक्स पूछेगा कि मतलब एक लाइन उसकी समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम उसका आंसर दे सकते हैं किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। उसने कहा टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन अ फॉगी कंडीशन। बच्चे फॉगी हो चाहे सॉगी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ डायमेंशन देखनी है इसमें। अ रेलवे इंजीनियर यूज डायमेंशनल एनालिसिस assume that distance depend। और अब यहां से सवाल मेन शुरू होता है। उसने कहा जो डिस्टेंस है, वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, m बाई एल क्यूब। तो m बाई एल क्यूब पे डिस्टेंस डिपेंड करती है। अच्छा, और किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर अपॉन में एरिया, पावर अपॉन में एरिया। और उम्मीद है आपको पावर अपॉन में एरिया, तो पावर का आपको उम्मीद है फॉर्मूला मालूम है। यहाँ पर पावर आपको उम्मीद है मालूम होगा। पावर का मतलब होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2, और अपॉन में टाइम, तो ml2t-3 बन जाएगा। तो इंटेंसिटी की जो डायमेंशन बन गई वो बन गई आपकी ml2t-3 अपॉन में एल स्क्वायर का, क्योंकि अपॉन में एरिया है, तो डायमेंशन बन गई m अपॉन t की पावर 3। तो हमने लिखा m अपॉन t की पावर 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। मतलब जो लेंथ है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, इसलिए m बाई टी क्यू। इसी चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन टी। तो हमने कहा इसी चीज पे डिपेंड करता है जो लेंथ, वो है फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अपॉन टी पर। इसकी पावर हमने लिख दिया x, इसकी पावर लिख दिया y, और इसकी पावर लिख दिया हमें z। उसने कहा है d इज प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1 बाई n। s क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी की ये जो y पावर है हमें यही निकालना है, और इसमें बताना है 1 बाई n क्या है, मतलब n की वैल्यू हमें बतानी है। तो y हमें फाइनली कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें y कैलकुलेट करना है, और वही हमें आंसर दे देगा। देखते हैं बच्चों कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे m0 l1 t0, और इधर आप देखेंगे ध्यान से, m की पावर x, m की पावर y, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है तो हो जाएगा x प्लस वाई, और l की पावर हमें दिख रही है माइनस का 3x। आगे में देखने की कुछ आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमारा सारा काम चल जाएगा, कहीं और कहीं l है नहीं। तो अगर पावर कंपेयर करेंगे तो हमें दिख गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स, नंबर 1 इक्वेशन। और यहां से हमें दिख रहा है माइनस का 3x बराबर 1 के, मतलब x बराबर माइनस का 1/3। इसका मतलब y बराबर हो गया माइनस का 1 माइनस का x, का मतलब प्लस का 1/3। इसका मतलब दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, y इज इक्वल टू 1/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें हमें n चाहिए, मतलब 1/n चाहिए, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इफ L, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं, C कैपेसिटेंस है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है,
उसे डिनोट किया गया है और आपको बताना है कि इनमें से डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा, किसका, सी स्क्वायर एल आर का डायमेंशनल फार्मूला इनमें से कौन होगा। मेरे बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए दो फार्मूले फिर से आपको याद रखने हैं, दो फार्मूले फिर से आपको याद रखने हैं। याद रखना, क्या याद रखना, कभी भी अंडर रूट के अंदर एलसी लिखा हो इसकी डायमेंशन होती है टाइम के बराबर, नंबर एक। दूसरी बात, कभी भी आरसी लिखा हो इसकी डायमेंशन भी होती है किसके बराबर, टाइम के बराबर। तो अब हमें निकालना है सी स्क्वायर एल आर, तो हमने इसमें लिखा आर सी इंटू में एल सी, लिख सकते हैं इस बात को ऐसा। आर सी का मतलब हो जाएगा टाइम और रूट एल सी, सिर्फ एल सी हो जाएगा टी की पावर 2 मतलब टी की पावर 3, तो डायमेंशन बन गई टी की पावर 3, टी टाइम है तो एम जीरो एल जीरो टी की पावर 3 आई जीरो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगेंगे और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट सिग्मा इज किसके बराबर होगा। आपको उम्मीद होगा ना, हमें उम्मीद करते हैं आपको इसकी डायमेंशन याद भी होगी, लेकिन नहीं याद है तो उसके लिए हम ले आए हैं क्वेश्चन को। आपने फार्मूला पढ़ा होगा डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, वेयर टी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, ए क्या है यहाँ पर एरिया। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम मतलब पावर मतलब वॉट, अपॉन में एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर है तो केल्विन की पावर 4, तो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। कौन सा ऑप्शन सही है, वॉट अपॉन मीटर की पावर 4 गलत, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों एडवांस फिजिक्स में, हायर स्टडीज में इस प्रकार के डायमेंशंस का यूज करके बहुत सारी मैथमेटिक्स से बच जाते हैं। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्या है क्वेश्चन। उसने कहा sometime it is convenient to construct a system of unit so that all the quantities can be expressed in the terms of only one physical quantity। मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं। in such system dimension of the different quantities are the given in the terms of quantity x as the follows। उनके बारे में उसने कहा है इस तरीके से हमने लिख के दिया। कैसे, उसने कहा है x, जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो वो जाएगा x की पावर अल्फा, जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हो जाएगा x की पावर बीटा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो x की पावर p, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो x की पावर q, और फोर्स की बात करेंगे तो x की पावर गामा। देन विच इज और आर करेक्ट। इसका मतलब ये एमएसक्यू का सवाल है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें पहला ऑप्शन में लिखा है अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 2 बीटा। अल्फा किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है पोजीशन। पी किसकी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन। बीटा किसकी बात कर रहा है, स्पीड। तो पोजीशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये किस फार्मूले में आता है, उम्मीद है आपको याद होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यू स्क्वायर को अगर हम जीरो कर दें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर v क्या है, वेलोसिटी, यहां पर स्पीड की डायमेंशन, स्पीड की बात कर दे रहे हैं डायमेंशन, तो स्पीड क्या है, x की पावर बीटा, और यहां पर क्या स्पीड का स्क्वायर है मतलब x की पावर 2 बीटा बराबर। अब टूथ कांस्टेंट इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डायमेंशनली खेल रहे हैं। ए क्या है, एक्सेलरेशन मतलब x की पावर p, और हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड होती है, और s क्या है यहाँ पर, पोजीशन, मतलब हमने कह दिया प्लस का अल्फा। तो अगर हम पावर्स कंपेयर करें तो हमें दिखाई पड़ेगा अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा। प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन सही निकल गया, बहुत बढ़िया। एमएसक्यू का सवाल है, हमें और भी आगे चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लिखा है p प्लस क्यू माइनस गामा इज इक्वल टू बीटा। अब p क्या है हमें मालूम है, p की मतलब कहना चाह रहा है वो एक्सेलरेशन, q कहना चाह रहा है मोमेंटम, और गामा कहना चाह रहा है हमसे फोर्स, और बीटा हमें मालूम है स्पीड।
अब प्यारे बच्चों मोमेंटम की बात करेगा तो हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो हमने कहा सिंपल हमें फार्मूला जो मालूम है वो आता है P इज इक्वल टू एम वी, हमें ये याद आया मोमेंटम से। अच्छा तो m बराबर क्या हो जाने वाला है, m बराबर होने वाला है P बाई वी, P बाई वी। P की बात करें हम डायमेंशनली खेलें तो P की मतलब हो जाएगा x की पावर q, x की पावर q, और अपॉन में v है, इसका मतलब जब भी डिविजन्स में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है हमें मालूम है, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का बीटा, बहुत बढ़िया। डायमेंशनली m की डायमेंशन ये आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है मान लीजिए फोर्स F बराबर क्या होता है ma, F की डायमेंशन के लिए क्या रखा है हमें x की पावर गामा, तो हमने लिखा x की पावर गामा इज इक्वल टू m की जगह हमने लिखा x की पावर q माइनस बीटा, और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या दे रखा है x की पावर p, तो प्लस का p। अब हमने इसको कंपेयर किया तो हमने देखा कि गामा इज इक्वल टू q माइनस बीटा प्लस p। अच्छा तो बीटा को बाहर निकाल लेते हैं, बीटा को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा p प्लस क्यू माइनस गामा इज इक्वल टू बीटा। अरे ये तो ऑप्शन नंबर बी निकला, इसका ऑप्शन नंबर बी भी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी एकदम करेक्ट है। चलिए तीसरा चेक करते हैं, अच्छा ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमने डी देखा, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब सिंपल सी बात है ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी बचा, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको करने का एक और तरीका हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट राइट साइड चेक कर लेते हैं, अगर ये सही निकल जाएगा तो हम कह देंगे ठीक है, गलत निकलेगा तो कह देंगे ये रॉन्ग है। तो कैसे, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। यहां लिखा है x की पावर p माइनस क्यू प्लस गामा इज इक्वल टू x की पावर अल्फा। अच्छा x की पावर p का मतलब किसकी बात करना चाह रहा है वो, p का मतलब वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो हमने कहा लिखा एक्सेलरेशन। माइनस क्यू मतलब अपॉन में मोमेंटम मतलब mv, प्लस का गामा मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या फोर्स, इसका मतलब इनटू में ma, तो m ने m को मार दिया, और इधर क्या है, इधर किसकी बात कर रहा है पोजीशन की, मतलब लेंथ की बात करना चाह रहा होगा। तो m ने m को मार दिया, ये बन गया एक्सेलरेशन का स्क्वायर अपॉन v बराबर में लेंथ। तो हमें मालूम है एक्सेलरेशन का स्क्वायर अपॉन v लेंथ के बराबर कभी होता नहीं, इसलिए ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत। हमारा ऑप्शन कौन कौन सही हुआ, हमारा ऑप्शन सही हुआ ए और बी। ये बहुत अच्छा सवाल है, सीखने को इस सवाल में बहुत कुछ मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछते हैं, आपसे कहेंगे कि इसकी डायमेंशन हमने डायमेंशन लेस वाली, अब सॉल्व करके देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ही आया हुआ। उसने कहा लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। अच्छा मास यहाँ पर क्या है डायमेंशनलेस है, मास डायमेंशनलेस और एंगुलर मोमेंटम मतलब mv भी क्या है डायमेंशनलेस है। ठीक है भाई, अगर ये डायमेंशनलेस है इसका मतलब हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 1/r। चलिए तो कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एमएसक्यू का ये भी सवाल है, ये भी एमएसक्यू का ही सवाल है। चेक करते हैं, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज l की पावर -2। फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है ma होता है, एक और हमने फार्मूला पढ़ा है m v स्क्वायर बाई आर, m v स्क्वायर बाई आर। तो v स्क्वायर बाई आर एक बार चेक कर लेते हैं, तो m तो डायमेंशनलेस हो गया, v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन में r मतलब 1 अपॉन r क्यू मतलब 1 अपॉन l की पावर 3 मतलब l की पावर -3। इन्होंने क्या दे रखा है l की पावर -2, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दूसरे दे रखा है लीनियर मोमेंटम मतलब p बराबर क्या होता है mv, m तो डायमेंशनलेस है मतलब 1 अपॉन r मतलब l की पावर -1, तो ये ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है। तीसरा चेक कर लेते हैं एनर्जी, E बराबर हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी की बात करें हाफ mv स्क्वायर, तो m तो डायमेंशनलेस है 1 अपॉन v स्क्वायर मतलब 1 अपॉन l की पावर 2, ऊपर आ जाएगा l की पावर -2, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा आप खुद से चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। पावर का मतलब क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स अभी हमने निकाल के देखा क्या है l की पावर -3,
और v का मतलब l, तो ऊपर जाएगा हो जाएगा l की पावर -4 और यहाँ क्या लिखा l की पावर -5, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको प्लीज आप स्कैन करके एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा और देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे ऑनलाइन लोगों ने दिया है और हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसने कहा लेंथ स्केल एल डिपेंड ऑन द परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम n है और उसने दे रखा है चार्ज q दे रखा है और उन्होंने कहा है कि इनमें से बताना है l के बराबर में कौन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा देखते हैं भाई, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें ये सोचना है मेरे बच्चों कि l, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि l इनमें से किसके बराबर l आने वाला। तो एक तो ये तरीका है कि एक एक को पूरा सॉल्व करें, डायमेंशनली चेक करें और फिर निकालें, जिसमें हम खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये तो हम नहीं करने वाले हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ अभी आपको नीचे मिल जाएगी, देखिए ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चों। आपने ये तो पढ़ा, यहाँ आपने हमने देखो मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है इस क्वेश्चन को देखने के बाद। हमने कहा यार यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है केबीटी, और हमें मालूम है केबीटी का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी की बात कर रहा होगा। फिर यहाँ क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, हमने कहा यार क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट केबीटी एनर्जी है, तो हमने कहा यार कुछ ऐसा बनाते हैं कि केबीटी एनर्जी को कैंसिल आउट कर सकें, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ लानी है। तो हमने कहा केबीटी ये भी एनर्जी के बराबर होती है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फार्मूला पढ़ रखा है 1/4 क्यू स्क्वायर बाई आर, क्यू स्क्वायर, तो 1/4 तो हटा ही दो, एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी किसके बराबर होती थी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती थी। तो ये दोनों ही एनर्जी होगी, दोनों ही एनर्जी। हमने कहा यार मिल गया मौका। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, n इज इक्वल टू क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1/L3, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 को पहले चेक किया, हमने लिखा L इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर n की जगह हमने लिखा 1/L3, क्यू स्क्वायर की जगह हमने लिखा क्यू स्क्वायर और एप्सिलॉन KBT। हमने कहा यार KBT तो हो गया एनर्जी, हमने R से मल्टीप्लाई कर दी, R से डिवाइड कर दिया। अब जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा, ये क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R, अरे ये भी तो एनर्जी बन गई। इसका मतलब क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई R, ये कैंसल आउट किससे हो गए, KBT से। बचा क्या R अपॉन L क्यूब, R का मतलब L है, अपॉन में L क्यूब है, मतलब 1/L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो मतलब बचा 1/L। आना चाहिए किसके बराबर, L के, और आया क्या 1/L। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन हमें एक क्लू मिल गया। हमने कहा यार ये जो भी है आंसर, ये इसका जस्ट उल्टा आना चाहिए, मतलब इस ऑप्शन को अगर हम उल्टा कर देते तो वो लेंथ के बराबर आ जाता। हमने कहा इसमें देखो ऑप्शन में इसका कौन उल्टा कौन है, हमने कहा देखा, इसको चेक किया, एप्सिलॉन हाँ ठीक है, केबीटी ठीक है, एन क्यू स्क्वायर, हमने कहा अरे ये इसका जस्ट अपोजिट है, अरे भाई 1/L आया है, लाना तो L था ना, इसका मतलब जस्ट अपोजिट, तो इसका ऑप्शन सही हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब MSQ है, जरूरी नहीं है यही हो, सी भी चेक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, सी में क्या लिखा है, L इज इक्वल टू, अब हमें क्लू मिल चुका है ना, अब हम इसी से करेंगे क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है ना, n की पावर 2/3 KBT। देखते हैं, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड, तो KBT और क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई R कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, ऊपर बचा L, नीचे क्या बचा 1, n का मतलब हो जाएगा 1/L की पावर 3, 1/L की पावर 3 और इसकी होल पावर 2/3, 3 में 3 को मार दिया, मतलब L स्क्वायर, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा L की पावर 3, तो जो कि L के बराबर नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है।
अब बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक बार इसको भी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं, डी को भी चेक करते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर डी? क्या है ऑप्शन नंबर डी? एल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन एन की पावर 1/3 केवीटी। चेक करते हैं, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर कैंसल आउट हो गया केवीटी से। क्या बचा? ऊपर बचा आर अपॉन में क्या बचा? एन का मतलब 1/L की पावर 3 इंटू 1/3, 3 ने 3 को मारा, एल ऊपर गया मतलब एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर मतलब वापस से आ गया एल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी सही निकला, ऑप्शन नंबर डी सही निकला। तो अगर आपकी अप्रोच सही है, आपको फार्मूलेज याद हैं, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, चाहे जे एडवांस हो चाहे एडवांस हो, फर्क नहीं पड़ता अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में आपको सिंपल पेंडुलम के सवाल खूब मिलती हैं। तो एक कहानी बताना चाहते हैं बच्चों। आईटी में जो फर्स्ट ईयर है उसमें एक एक्सपेरिमेंट है जो आप क्लास 11th में करते हैं, सिंपल पेंडुलम का, बॉब पेंडुलम का वो एक्सपेरिमेंट है। चाहे जी एडवांस का बच्चा कितने भी सवाल सॉल्व कर ले, लेकिन जब आईटी में पहुंचता है तो एक्सपेरिमेंट अधिकतर होता है, अच्छे स्कूल में कराते हैं, अधिकतर होता है एक्सपेरिमेंट नहीं करके पहुंचता है। और वहाँ जो प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं वो ऐसा गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के नाम पर जीरो है, एक्सपेरिमेंट के नाम पर वो जीरो होता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आईटी के प्रोफेसर जो एडवांस का पेपर होता है या जो जेमेंस का पेपर होता है उसमें ये प्रॉब्लम जरूर वो डालते हैं। ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज की प्रॉब्लम वो जरूर डालते हैं। और सेम पैटर्न आपने देखा होगा नीट में। आप पिछले सालों के पेपर्स उठा के देखिए, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स के ये वाली प्रॉब्लम, टाइम पीरियड की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, समझते हैं क्या होता है टाइम पीरियड की प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको कुछ इसके बारे में बता देते हैं, एकदम डिटेल में बात कर लेते हैं। मेरे बच्चों, सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम में आपको कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। एक रस्सी होगी, एक बॉब होगा, और इसके लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो T इज इक्वल टू, उम्मीद है आपको याद होगा, √2π अंडर के अंदर L/G होता है। और इस सवाल में आपसे G की वैल्यू को कैलकुलेट कराते हैं, मतलब G इज इक्वल टू हो जाएगा 4π स्क्वायर L/T²। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें आपको 3 एजम्पशंस याद रखने होते हैं। क्या? कि रस्सी मासलेस होनी चाहिए, स्ट्रिंग मासलेस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम बॉब लेते हैं ये पॉइंट मास होना चाहिए, ये पॉइंट मास होना चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, जो ऑसिलेशन है, जो वो स्मॉल ऑसिलेशन होने चाहिए, स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है ना, स्मॉल ऑसिलेशन। मतलब ये जो थीटा होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए, स्मॉल थीटा कितना, लगभग 15 डिग्री 12 डिग्री के करीब होना चाहिए। ठीक, तो 3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा पहले। अब इस पर सवाल कैसे पूछेगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको इसके बारे में सबको जानकारी देना चाहते हैं। एक सवाल आया सबसे पहले, उसने कहा अच्छा बताओ, इस सिंपल पेंडुलम के सवाल में हमने 2 चीजें ली। एक हमने, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, उसने कहा कि अगर ये बॉब वुड का हो और ये बॉब आयरन का हो, वुड का हो और आयरन का हो, तो बताओ किसमें रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट निकलेगी। पहला ऑप्शन है कि वुड में, दूसरा ऑप्शन है आयरन में, तीसरा ऑप्शन है फर्क नहीं पड़ता, दोनों की रेडियस सेम है, ये दे रखा है, फर्क नहीं पड़ता, तीसरा ऑप्शन है। तो बताइए आंसर क्या होगा, सोचिए, फार्मूले को देखिए कि अगर ये लकड़ी का होता बॉब या ये आयरन का होता तो कौन ज्यादा अच्छा रीडिंग देता, लकड़ी वाला या फर्क नहीं पड़ता, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। फार्मूले में दिख रहा है मास पे डिपेंड नहीं करता, और यही आंसर लोग बताते हैं, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल बच्चों। रियल लाइफ की प्रॉब्लम में हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई रस्सी मासलेस नहीं होती है, और रस्सी मासलेस, और इस फार्मूले को लगाने के लिए रस्सी मासलेस लेनी है, तो रिलेटिवली हमें बॉब का मास इतना ज्यादा कर देना चाहिए
कि रस्सी वहां पर मासलेस हो जाए। इसका मतलब हमें ऐसा बॉब लेना चाहिए जो कि हाई डेंसिटी का हो। मतलब आंसर होगा आयरन। मतलब आंसर होगा आयरन। तो इसलिए याद रखना पहली चीज कि हाई मास डेंसिटी का बॉब हमें यूज करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो क्वेश्चन, सवाल नंबर दो, बच्चों बताओ रस्सी की लंबाई हमें कम लेनी चाहिए कि ज्यादा लेनी चाहिए? तो ये तो फार्मूले में दिख रहा है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। हाँ, सीधी सी बात, रस्सी की लंबाई ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट मास का मतलब हो जाएगा, कि उस रस्सी के कंपेयर में ऑब्जेक्ट काफी दूर होना चाहिए, तभी तो पॉइंट मास कह पाएगा। अरे भाई एक स्टार है, सन के पास जाकर के हम देखेंगे तो हमें पॉइंट मास ना दिखाई पड़ेगा। तो वही एक स्टार हमें पॉइंट मास दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। कोई मास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है मेरे कंपेरेटिवली वो मुझसे दूर है ना, मेरी डायमेंशन के कंपेयर में वो मुझसे दूर है। ठीक है ना? जैसे हम लोग चार्ज के बारे में कहते हैं कि Q1 Q2 आर पॉइंट चार्जेस, इसका मतलब इन दोनों की दूरी के रिस्पेक्ट में उनकी खुद की डायमेंशन बहुत कम है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो पॉइंट चार्जेस है। खैर, तो पॉइंट मास का मतलब हो जाएगा कि उस ये एल अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हमें ये ऑब्जेक्ट पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब रस्सी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा सवाल, अगर मान लो इस ऑसिलेशन को कोई एक बार कर रहा है, और एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, रिएक्शन टाइम। जैसे ही उसको छोड़ा, आपने तुरंत स्टॉप वॉच को ऑन किया, तो उसको छोड़ने के बाद स्टॉप वॉच को ऑन करने में आपको कुछ समय लगा, मान लो 0.1 सेकंड लगा आपको। तो ये जो 0.1 सेकंड है, ये आपकी एरर आ जाएगी। अब आपने मान लीजिए एक बार ऑसिलेट किया, आपने टाइम पीरियड नोट कर लिया, तो आपने टाइम पीरियड मान लीजिए 2, इसका आया 2 और आपने एरर के साथ में आ गया 2.1 सेकंड। वहीं दूसरा बच्चा है, उसने इसको 20 बार ऑसिलेट कराया, 20 बार, तो उसका आंसर आया 40.1 सेकंड। तो ये एक का आंसर ये आ रहा है, और एक 20 बार ऑसिलेशन करने पर ये आ रहा है। तो ये इसको एक का ऑप्शन एक बार में ये आया, इसको वो 20 बार किया, इसका डिवाइडेड बाई 20 करेगा। तो अब इन दोनों में कौन एक्यूरेट होगा? सीधी सी बात है, ये ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 40 सेकंड में 0.1 की एरर है, ये 2 सेकंड में 0.1 की एरर है। समझ पा रहे हैं? तो 2 सेकंड में 0.1 का मतलब करीब करीब 5% की एरर आ गई। तो बहुत खराब इंस्ट्रूमेंट हुआ, ये बहुत खराब एक्सपेरिमेंट किया। इसका मतलब हमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो पाए उतना ही बढ़िया होता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब एन जितना ज्यादा होगा, मेरी रीडिंग उतनी ही अच्छी आने वाली है। तो ये सारी बातें हमें सिंपल पेंडुलम में याद रखनी पड़ेंगी। इसी पर बेस्ड हमने सवाल आपके लिए रखा हुआ है। कह रहा है स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द जी, द एरर इन द लेंथ एल, दैट इज डेल्टा एल, टी टाइम में जो डेल्टा टी है, एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रीडिंग इज टेकन, द मेजरमेंट जी इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर। इनमें से कौन एक्यूरेट है? देखिए एल में तो सब में एरर है, तो एल को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते, सेम एरर है। टाइम पीरियड में जिसमें एरर ज्यादा हो में हम क्यों ही चूज करेंगे? इसका मतलब ये दोनों मेरे लिए ज्यादा सही होने वाले, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक में 10 बार किया गया, एक बार 50 बार किया गया, हमें सिंपल है, अभी बच्चे बताया, जो जितनी बार करेंगे उतनी बढ़िया रीडिंग आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। तो सिंपल, अगर हमें बेसिक फार्मूले, बेसिक नियम आते हैं, ये सारी बातें अगर हमें आती हैं, ये सारी बातें आती हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हमने आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में सवाल को रखा हुआ है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। उसने कहा द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू इतना, मेजर्ड एल की लेंथ इतनी है रस्सी की, जिसमें जो एरर है वो, जो मिनिमम डिवीजन जो है वो लीस्ट काउंट है 1 mm, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 1.95 का सेकंड लगता है, और स्टॉप वॉच में जो एरर आ रही है, जो भी टाइम है, वो 0.01 सेकंड है। तो हमें परसेंटेज एरर बतानी है जी की वैल्यू निकालने के लिए। एक बार पहले जी का फार्मूला लिखते हैं। जी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं, उम्मीद है आपको आता होगा। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और प्लस का चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। एरर हमेशा ऐड होती है। तो 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू में 100, वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एल कितना दे रखा है हमें? दे रखा है आपको ये
1 mm, मतलब 0.001 अपॉन में एल है आपका 1 इंटू में 100 प्लस 2, टाइम दे रखा है आपका कितना, ये दे रखा है 0.01 अपॉन में 1.95 इंटू में 100। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा आपका 2 अपॉन में 1.95, डेसिमल हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, भाग करेंगे, क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 195, वन जा या 195, ये आ गया आपका 5.0002 जा, तो ये आपका करीब 390, इसका मतलब ये आ गया 1.02, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.12। ऑप्शन मैच करते हैं, इसके पास ये नंबर आया है, ऑप्शन नंबर ए इसका। सिंपल सवाल है, बेसिक मैथ के सवाल हैं, और ये आएंगे सवाल, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं हर हाल में। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेई मेंस का सवाल है ये, जेई मेंस का सवाल है ये, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन अगर किसी को फार्मूला पढ़ के कोई गया है पेपर देने, तो सॉरी उसको ये वो सवाल ये नहीं बना पाएगा। इस सवाल को करने के लिए बेसिक 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 फंडामेंटल्स आने बहुत जरूरी है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनते हैं। उसने कहा द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ द डायोड इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू ई की पावर 1000 वी बाई टी माइनस 1 मिली एम्पियर, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज इज वी, टेम्परेचर टी दे रखा है, डिग्री केल्विन है, और स्टूडेंट मेक्स एरर इतना, वोल्टेज में एरर इतना है, करंट में इतना है, टेम्परेचर इतना है। तो बताओ करंट में एरर कितनी होने वाली। बेसिकली उसने जो पूछा है वो पूछा डेल्टा आई पूछ रखा है उसने, ये कह लो डी आई उसने पूछा है, डेल्टा आई या डी आई उसने पूछा है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को, देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं आई बराबर हमको दे रखा है कितना, 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, बराबर में ई की पावर 1000 वी बाई टी, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 6 के बराबर। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब हमें मालूम है कि आई बराबर ई की पावर 1000 वी बाई टी -1, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, मतलब 1000 वी बाई टी ही रहेगा। चेन रूल से उम्मीद है आपको इतना डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे, तो वी चेन रूल से ई की पावर एक्स करेंगे तो ई की पावर एक्स, ई की पावर फिर एक्स का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 1000 वी का हो जाएगा 1 और वापस से डी वी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये कैसे आया समझना पड़ेगा, ये चेन रूल से हमने लिखा है। चेन रूल क्या होती है एक बार आपको बता देते हैं कैसे हमने इस चीज को लिखा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। अगर कभी भी ई की डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक। लेकिन अगर ई की पावर के एक्स लिखा हो और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ई की पावर के एक्स का के एक्स ही रहने वाला है, के एक्स का दोबारा से करेंगे डी बाई ऑफ डी एक्स के एक्स, तो हो जाएगा ई की पावर के एक्स का हो जाएगा के। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम यही चीज यहां पर भी हमने यूज करी, क्या था डी बाई इसको कर रहे थे तो हमने कहा ई की पावर 1000 वी बाई टी, ये था ना, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर 1000 वी बाई टी एज इट इज रखा, इसको दोबारा से किया तो कितना आ जाएगा 1000 वी का करेंगे तो 1 अपॉन टी और वापस से डी चेन रूल से। ये चीज हमने यहाँ पर इसमें यूज करी, बहुत बढ़िया। इतनी बातें उम्मीद समझ में आ गई होगी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ई की पावर 1000 वी बाई टी ऊपर देखिए लिख रखा है 6 इंटू में 1000, टी कितना है रखा है 300, डीवी वोल्टेज में एरर कितनी है 0.01, तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया आपका 1 जा और ये 2 जा, तो 2 इंटू 0.1 मतलब आंसर आ गया 0.2 मिली एम्पियर। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है
जिसमें हमें बोला है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बताने हैं आपको। याद रखिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट में आते हैं, नंबर एक। दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, नंबर दो। नंबर तीन रूल ये याद रखिएगा कि कभी भी कोई डेसिमल वाली डिजिट आ रही है और उसके राइट में जितने भी किसी भी जो राइट में जीरोस होते हैं, राइट में जीरोस का मतलब हो जाएगा किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद के जो राइट के जीरोस होंगे, ये कह लो आखिरी के राइट के जो जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। और नंबर चार ये कि जो पावर होती है उससे सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 10 की पावर -3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सभी, ये चार तो नॉन जीरो हो गए और जीरो इसके बीच में है, इसका मतलब इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट। ये लेफ्ट में जीरो, इसके कोई मतलब नहीं होता। 3.00 होता तो हम कह देते 3 है, लेकिन 0.0003 इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ एक होगा। और इनसे कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट होंगे, इसका मतलब 5, 1, 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की प्रॉब्लम। इस लेक्चर में हमने इसको इसलिए नहीं किया डिस्कस क्योंकि हम आपको वर्नियर कैलिपर्स को कैसे सोचेंगे कि बिना फार्मूला के कैसे उन सबको कर सकते हैं, जे एडवांस के क्वेश्चंस, जे मेंस के क्वेश्चन, उन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आने वाला है कल। तो तैयार रहिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। मेरी बात सुनिए प्यारे बच्चों, आपका काम सिर्फ इतना है कि जितने भी क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए उन क्वेश्चंस को आप दोबारा करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए। अब आप पूरी तरीके से ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इनको रिवाइज करिए, इनके सिमिलर क्वेश्चंस देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनके रिगार्डिंग सॉल्व करिए। और जिस तरीके से हम लोगों ने 20 दिन का आप कोर्स आपके लिए लाए हुए हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं पूरी तरीके से तो मेरी गारंटी है, अगर आपके अभी मार्क्स 50 आ रहे हो तो मेरी गारंटी है कि आपके मार्क्स 130 प्लस आ जाएंगे, 130 प्लस आ जाएंगे, 130 प्लस आ जाएंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन आपको फंडामेंटल्स याद होने चाहिए, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। और एक बात और कि आप थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। जैसे आज की क्लास में जो जो हमने फार्मूले डिस्कस किए उनको एक शीट तैयार करिए और फिर आप देखिए इस बार 3 मई के पेपर में आप धमाल मचा देंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।